नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की हेडलाइंस के बारे में। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर मेरा युवा भारत माई भारत निकाय की स्थापना की शुरुआत की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 शीर्षक से वार्षिक रिपोर्ट जारी की। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति 2023 के ड्राफ्ट पर एक अप्रोच पेपर जारी किया। संगठित अपराध के अन्य रूपों के साथ वन्यजीव अपराध का अभिसरण शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के छठे सत्र की मेजबानी की और रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर S-400 मिसाइल यूनिट्स की तैनाती की। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली खबर, राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री ने मेरा युवा भारत निकाय की स्थापना की शुरुआत की है। भारत सरकार माय भारत नाम से एक निकाय की स्थापना कर रही है। ये निकाय युवाओं के विकास के लिए तकनीकी आधारित संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराएगा। ये युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक पहल है। इसका उद्देश्य सामाजिक गतिशीलता, शैक्षिक समानता और व्यवहारिक कौशल के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। ये निकाय युवाओं को व्यवसायों, सरकारी विभागों और गैर लाभकारी संगठनों में कार्यक्रमों एवं सीखने के अवसरों से जोड़ेगा। माय भारत की स्थापना से युवाओं में नेतृत्व का विकास होगा, युवाओं की आकांक्षाओं और जरूरतों के बीच तालमेल बनाएगा। साथ ही मौजूदा कार्यक्रमों को शामिल किया जाएगा, जिससे युवाओं की दक्षता में वृद्धि होगी। माय भारत निकाय युवाओं और मंत्रालयों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में भी काम करेगा। युवाओं से संबंधित एक केंद्रीकृत डेटाबेस का निर्माण किया जाएगा, जिससे एक फिजिकल इकोसिस्टम तक पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल फिजिकल और डिजिटल दोनों अनुभवों के मिश्रण को फिजिकल इकोसिस्टम कहा जा रहा है। मेरा युवा भारत से 15 से 29 आयु वर्ग के युवा लाभान्वित होंगे। राष्ट्रीय युवा नीति 2021 में 15 से 29 आयु वर्ग के लोगों को युवा के रूप में परिभाषित किया गया है। विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए कार्यक्रम संबंधी घटकों के मामले में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के होंगे। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 शीर्षक से वार्षिक रिपोर्ट जारी की। ये रिपोर्ट एशिया प्रशांत सड़क दुर्घटना डेटाबेस प्रोजेक्ट के तहत मानकीकृत प्रारूपों के अनुसार तैयार की गई है। ये प्रोजेक्ट एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग और इसके सदस्य देशों के लिए एक टूल के रूप में कार्य करता है। इस टूल के जरिए सड़क दुर्घटना पर डेटाबेस तैयार और अपडेट किए जा सकते हैं। साथ ही उनका रखरखाव एवं प्रबंधन भी किया जा सकता है। और आइए बात करते हैं इस रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं के बारे में। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2022 में 4.6 लाख सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी। इसमें लगभग 1,68,000 लोगों की मौत हो गई थी। 2021 की तुलना में 2022 में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों में 9.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। दुनिया में सड़क दुर्घटनाओं से सर्वाधिक मौतें भारत में होती हैं। इसके बाद चीन का स्थान है। 2022 में 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के 66.5% लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हुए थे। शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की अधिक संख्या दर्ज की गई है। सड़क दुर्घटनाओं के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं, जैसे कि इनमें से कई कारण हैं लोगों द्वारा की जाने वाली गलतियां, स्पेशली यातायात नियमों का उल्लंघन करना, कार में सीट बेल्ट न लगाना, हेलमेट न पहनना। इसके अलावा सड़क की स्थिति की बात करें तो ये भी एक कारण है। भौगोलिक अवस्थिति, डिजाइन, मौसम की स्थिति आदि भी जिम्मेदार हैं। इसके अलावा वाहन की स्थिति की बात करें तो वाहनों का पुराना होना सड़क दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेदार है। 72.3% सड़क दुर्घटनाएं अधिक तेज गति से वाहन चलाने की वजह से हुई हैं। मंत्रालय ने सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बहुआयामी सड़क सुरक्षा रणनीति तैयार की है, जो 4 E's पर आधारित है। ये 4 E हैं। एजुकेशन यानी शिक्षा, इसमें जागरूकता अभियान चलाना, ड्राइविंग प्रशिक्षण देना, सड़क सुरक्षा माह या सप्ताह आयोजित करना शामिल है। दूसरा है इंजीनियरिंग, यानी कि सड़क और वाहन दोनों की इंजीनियरिंग। इसमें सड़क सुरक्षा ऑडिट करना, इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट EDAR निर्मित करना, स्वचालित वाहन निरीक्षण केंद्र स्थापित करना शामिल है। चौथा है प्रवर्तन यानी एनफोर्समेंट। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 लागू किया गया है। CCTV जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्तन उपकरण लगाए जा रहे हैं। और चौथा E है इमरजेंसी केयर यानी आपातकालीन देखभाल। इसमें गुड सैमरिटन यानी नेक व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। पीड़ित को क्षतिपूर्ति देना और एम्बुलेंस सेवाएं उपलब्ध कराना शामिल है।
रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति 2023 के ड्राफ्ट पर एक अप्रोच पेपर जारी किया है। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति एक व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करती है और वो फ्रेमवर्क है भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग के समक्ष आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए और संपूर्ण इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए नीतिगत स्तर पर निर्णायक हस्तक्षेप करने के लिए। भारत के फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के समक्ष आने वाली कई चुनौतियां हैं, जैसे कि सक्रिय औषध सामग्रियों और मुख्य आरंभिक सामग्रियों की आपूर्ति के लिए आयात पर अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है। बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर तथा अन्य उभरते उत्पादों या प्रवृत्तियों के विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी बनी हुई है और मजबूत विनियमन व्यवस्था मौजूद नहीं है। कुशल मानव संसाधन और वित्त पोषण की कमी है। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल नीति के कई उद्देश्य हैं, जैसे कि वैश्विक फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाना, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र में सभी की समानता सुनिश्चित करना और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, भारतीय फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में विनियामकीय दक्षता को बढ़ाना और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना। नीति के अंतर्गत ध्यान दिए जाने वाले मुख्य क्षेत्र हैं अनुसंधान, विकास और नवाचार को पोषित और प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य सेवाओं तक किफायती, सुलभ तथा समतापूर्ण पहुंच सुनिश्चित करना, यानी कि सभी को समान पहुंच हो, वित्त पोषण तक पहुंच को सुगम बनाना, विनियामकीय सामंजस्य स्थापित करना, इसके लिए मूल्य विनियमन और पारदर्शिता सहित अनुकूल विनियम तैयार करना, क्षमता निर्माण और कुशल कार्यबल के विकास को प्रोत्साहित करना, नीतियों और कार्यक्रमों के मध्य परस्पर जुड़ाव को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, अवसंरचना के विकास को प्रोत्साहित करना, डिजिटल रूपांतरण का लाभ उठाना, संधारणीयता को बढ़ाना तथा कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और बौद्धिक संपदा अधिकारों को मजबूत करना। भारत के फार्मास्यूटिकल उद्योग की अगर हम बात करें तो मात्रा के हिसाब से भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल उद्योग है। भारत को विश्व की फार्मेसी भी कहा जाता है। भारत लगभग 200 देशों और क्षेत्रों को फार्मास्यूटिकल उत्पादों का निर्यात करता है। भारत का वैक्सीन उद्योग वैश्विक वैक्सीन मांग के 60% से ज्यादा की पूर्ति करता है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। ये खबर पेपर 3 से जुड़ी हुई है। पेपर 3 के टॉपिक आंतरिक सुरक्षा में संगठित अपराध से जुड़ी है। संगठित अपराध के अन्य रूपों के साथ वन्यजीव अपराध का अभिसरण शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। ये रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ जस्टिस कमीशन नामक एक गैर लाभकारी संगठन ने जारी की है। इस रिपोर्ट में वन्यजीव अपराधों को संगठित अपराध के अन्य रूपों की तरह मानने और उनसे निपटने के लिए एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने की भी बात कही गई। वन्यजीव अपराधों में अवैध शिकार, संरक्षित प्रजातियों का गैर कानूनी व्यापार आदि शामिल है। संगठित अपराध किसी संगठित आपराधिक गिरोह के सदस्य या सदस्यों द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य या सिलसिलेवार आपराधिक कृत्यों से है। संगठित अपराध के समान स्वरूप वाले वन्यजीव अपराध के उदाहरण हैं हाथीदांत और पेंगोलिन शल्क यानी स्केल का अवैध व्यापार, अवैध रेत खनन, नकदी इत्यादि को लूटना, हत्या और जबरन वसूली। अपराधों से निपटने की समन्वित रणनीति के लिए कई और मुख्य सिफारिशें भी की गई, जैसे कि खुफिया सूचना संग्रह और संगठित आपराधिक समूहों की मैपिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। समान स्वरूप वाले अपराध को लक्षित करने के लिए प्रवर्तन संबंधी विशेषज्ञता को एक साथ लाने की जरूरत है। इसके लिए संबंधित एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जहां जरूरी हो या फिर उचित हो, वहां समान स्वरूप वाले या उनसे जुड़े अपराधों से निपटने से संबंधित वैकल्पिक कानूनों को लागू करना चाहिए। इसके अलावा अंडर कवर ऑपरेशन जैसी विशेष जांच प्रणालियों का उपयोग किया जा सकता है। वन्यजीव अपराधों से निपटने के लिए और भी कई महत्वपूर्ण पहलें की गई, जैसे कि भारत में वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2006 के तहत वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो स्थापित किया गया है। दक्षिण एशिया वन्यजीव प्रवर्तन नेटवर्क सावेन की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया में अवैध वन्यजीव व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। वन्यजीवों और वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय यानी साइट्स लागू किया गया। ये 1975 में लागू हुआ था। विश्व वन्यजीव कोष यानी WWF और अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने ट्रैफिक नामक वन्यजीव व्यापार निगरानी नेटवर्क की स्थापना की है। और आइए अब बात करते हैं अगली खबर की। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन असेंबली के 6ठे सत्र की मेजबानी की। इस सत्र का आयोजन नई दिल्ली में किया गया।
ISA असेंबली इस गठबंधन की निर्णय लेने वाली सर्वोच्च संस्था है। ये ISA के फ्रेमवर्क समझौते के कार्यान्वयन से संबंधित निर्णय लेती है। साथ ही ये असेंबली इस समझौते के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाने वाली समन्वित कार्रवाइयों के संबंध में भी निर्णय लेती है। इसकी प्रति वर्ष मंत्री स्तर पर बैठक होती है। इस असेंबली में प्रत्येक सदस्य देश का प्रतिनिधित्व होता है। और आइए अब जानते हैं इस छठे सत्र के मुख्य परिणामों के बारे में। सौर परियोजनाओं के लिए व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण की अधिकतम सीमा को परियोजना लागत के 10% से बढ़ाकर 35% तक कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ने VGF के लिए एक कार्यक्रम बनाया है। ये कार्यक्रम विकासशील देशों में सौर परियोजनाओं के लिए निधि उपलब्ध कराता है। ISA ने घोषणा की है कि ग्लोबल सोलर फैसिलिटी को $35 मिलियन का पूंजीगत योगदान प्राप्त हो सकता है। 2022 में ISA असेंबली ने GSF को मंजूरी दी थी। GSF यानी ग्लोबल सोलर फैसिलिटी ऑफ ग्रिड सौर परियोजनाओं, रूफटॉप सौर परियोजनाओं और उत्पादक उपयोग की जाने वाली सौर परियोजनाओं में पूंजी प्रवाह के लिए निजी पूंजी को आकर्षित करेगी। ग्लोबल सोलर फैसिलिटी भुगतान गारंटी निधि, परियोजना से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए बीमा निधि, तकनीकी सहायता के लिए निवेश निधि आदि उपलब्ध कराएगी। GSF पूरे अफ्रीका महाद्वीप के वंचित और सुदूर भौगोलिक क्षेत्रों में सौर परियोजनाओं में निवेश को बढ़ावा देगा। अफ्रीका के बाद GSF का लक्ष्य एशिया, लैटिन अमेरिका और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में निवेश का विस्तार करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ये एक संधि पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। इसे फ्रांस और भारत ने 2015 में पेरिस में आयोजित UNFCCC के पक्षकारों के सम्मेलन में लॉन्च किया था। भारत सहित 94 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और इसकी अभिपुष्टि की है। ये सौर ऊर्जा से संचालित लागत प्रभावी और परिवर्तनकारी ऊर्जा समाधानों को विकसित करने एवं उपयोग में लाने के लिए प्रयास करता है। ISA ने कई पहलें आरंभ की हैं, जैसे कि सौर प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग संसाधन केंद्र, स्टार C पहल, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल। ISA का मुख्यालय गुरुग्राम भारत में है। और आइए बात करते हैं अगली खबर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर S-400 मिसाइल यूनिट्स की तैनाती की है। ये पेपर 3 का टॉपिक है, रक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। भारत ने 2018-19 से रूस से S-400 मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया था। S-400 दुनिया की सबसे अत्याधुनिक वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। ये एक लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। इसे रूसी सरकार के स्वामित्व वाले उपक्रम ने विकसित किया है। इसमें ड्रोन, मिसाइल, रॉकेट और यहाँ तक कि लड़ाकू जेट सहित लगभग सभी प्रकार के हवाई हमलों के खिलाफ सुरक्षा कवच प्रदान करने की क्षमता है। S-400 मिसाइल की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस रक्षा प्रणाली में शामिल है कमांड और कंट्रोल सेंटर, स्वचालित ट्रैकिंग व टारगेटिंग सिस्टम, लॉन्चर और सहायक वाहन। इसकी अपनी अलग रडार प्रणालियां हैं। ये प्रणालियां 400 किलोमीटर की दूरी के हवाई लक्ष्यों का पता लगा सकती हैं। आपको बता दें कि इसकी सर्विलांस क्षमता 600 किलोमीटर तक है। ये एक साथ 80 हवाई लक्ष्यों पर निशाना साध सकती हैं। ये 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य पर वार कर सकती हैं। इस मिसाइल की कार्य प्रणाली की अगर हम बात करें तो ये वायु रक्षा बबल के पास आने वाले हवाई खतरे का पता लगाती हैं। इसके बाद उस खतरे के मार्ग की गणना करती हैं और उसे निशाना बनाने के लिए मिसाइलें दागती हैं। इसमें लंबी दूरी के सर्विलांस रडार हैं जो कमांड वाहन को सूचना भेजते हैं। लक्ष्य की पहचान हो जाने पर कमांड वाहन मिसाइल लॉन्च करने का आदेश देता है। S-400 को तैनात करने का सामरिक महत्व ये है कि ये प्रणाली भारत के राष्ट्रीय वायु रक्षा नेटवर्क में मौजूद कमियों को दूर करने में मदद करेगी। ये भारत की स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली की पूरक है। S-400 बनाम अन्य प्रणालियों की बात करें तो इसी के मुकाबले की संयुक्त राज्य अमेरिका की थार्ड यानी एकल आयामी मिसाइल प्रणाली है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये 150 से 200 किलोमीटर की दूरी तक केवल एक प्रकार की ही मिसाइल दाग सकती है। इसके अलावा ये लड़ाकू जेट को भी इंटरसेप्ट नहीं कर सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका की पेट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी 3 यानी PAC-3 180 किलोमीटर की रेंज पर हवाई लक्ष्यों को भेदने की क्षमता रखती है। इजराइल की आयरन डोम प्रणाली की तुलना में S-400 प्रणाली बहुत बड़े क्षेत्र को दूर के खतरों से बचाने की क्षमता रखती है। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। डायरेक्ट लिस्टिंग। हाल ही में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने कंपनी संशोधन अधिनियम 2020 की धारा 5 को अधिसूचित किया है। धारा 5 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 23 में संशोधन करती है। इस संशोधन के तहत भारतीय कंपनियों को अपनी प्रतिभूतियों को सीधे विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की अनुमति दी गई है। इसे डायरेक्ट लिस्टिंग कहा गया है। डायरेक्ट लिस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई कंपनी नए शेयर जारी करने की बजाय मौजूदा शेयरों को ही सार्वजनिक रूप से पेशकश करती
करती है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट लिस्टिंग में किसी कंपनी को आरंभिक सार्वजनिक पेशकश यानी IPO प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये वैश्विक पूंजी तक पहुंच को सुगम बनाती है। अभी तक भारतीय कंपनियां केवल डिपॉजिटरी रिसीट्स के माध्यम से या फिर विदेशी बाजारों में अपनी ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करके विदेशी इक्विटी बाजारों तक पहुंच सकती थी। अगला टॉपिक है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परिवहन के साथ स्टेशन क्षेत्र विकास परियोजना प्रोजेक्ट स्मार्ट। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रोजेक्ट स्मार्ट की प्रगति की समीक्षा की है। प्रोजेक्ट स्मार्ट के अंतर्गत मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे स्टेशन के आसपास के क्षेत्रों को विकसित करने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य यात्रियों और अन्य हितधारकों की स्टेशन तक पहुँच और सुविधाओं में वृद्धि करना है, साथ ही आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना भी है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी JICA के साथ तकनीकी सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत 4 मॉडल हाई स्पीड रेलवे स्टेशनों का विकास किया जाएगा। ये 4 स्टेशन गुजरात में साबरमती और सूरत तथा महाराष्ट्र में विरार तथा ठाणे में हैं। ब्लू फ्लैग प्रमाणन। भारत में 12 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त है। इसे समुद्र तटों, मरीनों और संधारणीय नौका विहार पर्यटन संचालकों को प्रदान किया जाता है। ये दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है। ये प्रमाणन डेनमार्क में स्थित एक गैर सरकारी संगठन फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत 1985 में फ्रांस में हुई थी। वर्ष 2001 में इसे यूरोप के बाहर लागू किया गया था। ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त करने के लिए कठोर पर्यावरणीय, शैक्षिक, सुरक्षा और अभिगम्यता मानदंडों की एक श्रृंखला को पूर्ण करना तथा बनाए रखना जरूरी है। अगला टॉपिक है राजाजी टाइगर रिजर्व। उत्तराखंड सरकार ने राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन की स्थापना करने का निर्णय लिया है। राजाजी टाइगर रिजर्व का नाम स्वतंत्रता सेनानी C राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया है। वे राजाजी के नाम से लोकप्रिय थे। ये शिवालिक श्रेणी की तलहटी में तथा समशीतोष्ण पश्चिमी हिमालय और मध्य हिमालय के बीच संक्रमण क्षेत्र में अवस्थित है। राजाजी में अर्ध सदाबहार से लेकर के पर्णपाती वन और मिश्रित चौड़ी पत्ती वाले वृक्ष से लेकर तराई क्षेत्र वाले घास के मैदान पाए जाते हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व से गंगा और सोंग नदी बहती है। यहाँ पर रेड मॉर्निंग ग्लोरी, मालाबार मेलास्टोमा और साल के वृक्ष आदि पाए जाते हैं। वन्य जीवों में यहाँ पर बाघ, तेंदुआ, हिमालयी काला भालू, स्लोथ बियर, चित्तीदार हिरण और बार्किंग डियर पाए जाते हैं। अगला टॉपिक है कर्क्यूमा काकचिंगेस। शोधकर्ताओं ने मणिपुर में फूल वाले पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है। इसे कर्क्यूमा काकचिंगेस नाम दिया गया है। ये आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्मिक कुल के जिंजीबरेसी कुल से संबंधित है। कर्क्यूमा यानी हल्दी, अदरक और इलायची भी इसी कुल से संबंधित है। ये एक मजबूत पौधा है जो 8 फीट तक लंबा होता है। इसमें बड़े शीर्षस्थ पुष्प क्रम होते हैं। ये प्रजाति थाईलैंड में पाई जाने वाली कर्क्यूमा फ्राइवान प्रजाति से काफी मिलती जुलती है। हालांकि नींबू जैसे पीले प्रकंद होने और बहुत कड़वे स्वाद होने की वजह से ये पौधा उससे अलग है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे अपर्याप्त डेटा की सूची में रखा गया है। इस प्रजाति की खोज से पहले दुनिया भर में कर्क्यूमा नाम वाली 93 मान्य प्रजातियां दर्ज थीं। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपने लक्ष्य के लिए तत्पर रहिए और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।